अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2025 का चुनाव भले ही अभी 2 साल के बाद हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तैयारियां अभी से जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस अपने संगठन के आंतरिक ढांचों में बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं और ये बदलाव फिलहाल अननोटिस्ड है। इसलिए आज हमने ये सोचा कि इस पर परिचर्चा हो और ये संगठन में किन समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है, इन सभी विषयों पर विस्तृत और खुली चर्चा बेहद आवश्यक है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, सब अपने संगठन के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 3 दिन पहले अपने 68 नए जिला और शहर अध्यक्षों का ऐलान किया। अभी उनके यहाँ 25-28 बाकी हैं, जिस पर उनके यहाँ तकरार भी है, जिस पर उनके यहाँ मतभेद भी है, लेकिन जिस पर स्थिति बन रही थी उन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांगठनिक ढांचे का ऐलान कर दिया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन का ऐलान किया है जिलों के लिए, शहरों के लिए, उसमें सामाजिक समीकरण, उसमें जातीय समीकरण, इसका संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। इन कोशिशों में उसे कितनी कामयाबी मिलेगी, अभी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का आना बाकी है। चर्चा चल रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित समाज से किसी सीनियर लीडर को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो कॉम्बिनेशन बीजेपी का फिलहाल है उसके बेसिस पे ये आकलन है कि कोई शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित समाज का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। अब आइए समाजवादी पार्टी। 23 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बदलने की तैयारी है समाजवादी पार्टी में और किसी भी वक्त वो सूची घोषित हो सकती है। प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी में है और जो उनके अनुषांगिक संगठन हैं चारों, उसमें भी बड़े फेरबदल की तैयारी है। सबका फोकस क्या है? जातीय समीकरण और संतुलन को साधना, ताकि जो प्रेजेंट रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिटिकल रिसोर्स है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी को अपना पीडीए के चेहरे को और मजबूत करके और ज़्यादा सहभागिता के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। उनके यहाँ यानी समाजवादी पार्टी में जो लॉयन शेयर है वो पीडीए समाज को जाएगा, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये उनके कोर वोटर हैं। बीजेपी ने पूरा एक बुके तैयार किया जिसमें अपर कास्ट भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी भी है, इनको अभी प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी में पीडीए का बोलबाला है। अब आप आ जाइए कांग्रेस की तरफ। सरप्राइजिंगली कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश में डिफंक्ट पड़ी हुई थी, अध्यक्ष को छोड़कर पूरी पार्टी ही गायब थी। अब कल देर रात कांग्रेस कमेटी ने अपने जिला और शहर अध्यक्षों का ऐलान किया। अभी पूरा तो नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी ने जिला और शहर अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भी संतुलन साधा है। पिछड़ों पे, दलितों पे कांग्रेस ने अधिक दांव लगाया है, लेकिन कांग्रेस का दांव अपर कास्ट कम्युनिटी में ब्राह्मण कम्युनिटी भी है, जिस पर कांग्रेस ने जिला और शहर अध्यक्षों पे दांव लगाया है कि कुछ वोट, परंपरागत वोट, पहले किसी ज़माने में ब्राह्मण कम्युनिटी कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्ट्रांग होल्ड कम्युनिटी थी जो कांग्रेस पार्टी को जिताती थी, उन पर भी संगठन में दांव लगाने की कोशिश हुई है। तो जब इनका सब कुछ चल रहा हो तो बहन जी कैसे पीछे रह सकती हैं? रहना भी नहीं चाहिए। बहन जी को तो आगे आना चाहिए और आगे आकर लड़ना चाहिए। तो एक ज़माने में जो वो भाईचारा कमेटी बनाती थी, भाईचारा कमेटी थी, याद है आपको गौतम साहब? तो भाईचारा कमेटी का पुनर्जीवित किया गया है। इसको कोरामीन का इंजेक्शन दिया गया है। और अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो मेरे पास पूरी लिस्ट आई बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें भाईचारा कमेटी को फिर से जिंदा किया गया है। लेकिन इसमें प्राथमिकता किसको दी गई है? शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को। और भी लोग रखे गए हैं, लेकिन मायावती ने अपने कोर वोटरों पर ज़्यादा विश्वास जताया है और अधिकांश अपनी ही कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी की बहन जी हैं, उस कम्युनिटी के लोगों को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीएसपी भी सबके जवाब में अपनी सूची उन्होंने जारी कर दी और ये सब कुछ हुआ 3 दिन के भीतर। इसलिए मैंने सोचा कि आज अब ये सप्ताह समाप्त हो रहा है,
लिहाजा इस पर ये परिचर्चा हो जानी चाहिए कि ये संगठन में ये बदलाव किस मकसद से कर रहे हैं और सबकी टाइमिंग एक क्यों है। क्या ये लोग बीजेपी की सूची का इंतजार कर रहे थे? जवाब है हाँ। अब बीजेपी की सूची आ गई ना, वो एक बड़ा जहाज है, उनके यहाँ निर्णय होने में समय लगता है और फिर जब हो जाता है तो बदलता भी नहीं है। इसी ताक में बैठे थे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी। द मूवमेंट बीजेपी की लिस्ट आई, इनकी फटाफट आने लगी धीरे धीरे। अभी सपा वाली भी आने वाली है। तो इससे हासिल क्या हुआ? इससे हासिल ये हुआ कि बीजेपी सबको बांटने में लगी थी और ये लोग अपने अपनों को बांटेंगे, मतलब अपनी वोटर वाली कम्युनिटी को। मायावती का फुल फोकस दलित कम्युनिटी है। उनको लगता है कि ये ना भागने पाएं, दूसरे ऐड ऑन हो जाएं जिनको हम टिकट दें, लेकिन उनका 90% फोकस दलित समाज। अखिलेश यादव का पूरा फोकस पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बीजेपी का फोकस है कि वो अपर कास्ट कम्युनिटी, बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, इन सब का एक बुके तैयार करें। और कांग्रेस इन सब से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उसने अपना तैयार किया है और उसने एक अलग ही दांव चला है। तो इसका इम्पैक्ट 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, क्या ये उसकी तैयारी है? जवाब हाँ भी हो सकता है कि ये एक फाइनल शेप दिया गया कि ये हमारी बैकबोन ऑर्गेनाइजेशनल पावर है, रिसोर्स है, जिनका हम यूटिलाइज करेंगे। क्या यही वो 2027 की टीम है संगठनों की जो तैयार कर रहे हैं? जवाब हाँ भी हो सकता है। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में हर वर्ग, धर्म और समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, सभी का सम्मान हो, सभी को भागीदारी मिले, सभी को न्याय मिले, सभी को विकास की किरणें पहुँचे, यही तो लोकतंत्र की का असली गुलदस्ता है। लेकिन हमारा वोट तो वो वोट है जो तरक्की पसंद है, जो अमन चैन चाहता है, जो देश को आगे ले जाना चाहता है, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। हम लोग जात धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि राष्ट्र हित में जो भी निर्णय है सारे निर्णय लेने का काम करते हैं। जो भाजपा सरकार से पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो दलित वोट है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है और अगड़ी जाति के वो लोग जो गरीब हैं और आधी आबादी जो महिलाओं की है, इनको साथ लेकर के 2027 में सत्ता परिवर्तन करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। 70% के करीब पिछड़े, दलित, मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुल 30% के करीब सामान्य जात के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पिछड़ों में अति पिछड़े और दलितों में अति दलितों को भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के झंडे आपको दिखलाई पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी अलग अलग फ्रंट पर लड़ती हुई दिखलाई पड़ेगी और 27 जीतने के लिए लड़ेगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मौजूद हैं। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। राजेंद्र गौतम बहुत ही जाने माने पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज़्यादा ही सिर फुटौल के हालात हैं। इतने वक्त हो गया, आप लोग अभी पूरी सूची ज़िला और शहर के बीजेपी के अध्यक्षों की जारी नहीं कर पा रहे हैं। क्या समस्या चल रही है आपके यहाँ? आपके यहाँ भी वही बीमारी है क्या जो दूसरों के यहाँ पहले हुआ करती थी? ब्रजेश जी, अब पता नहीं आपको सिर फुटौल कहाँ दिख रही है, हमें तो नहीं दिखी। और बीमारी अलग अलग दलों में अलग अलग प्रकार की है। भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन के चुनाव हुए, 1548 मंडल, 1,42,000 बूथों पर चुनाव हुए। उसके बाद सभी जिला अध्यक्षों के लिए चुनाव हुए। सबका फीडबैक लिया गया। तमाम चीज़ों के बाद 70 जिलाध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं और हमने 70 जिलों में पर्यवेक्षक और प्रभारी भेजकर जिले में कार्यकर्ताओं के बीच में अपने जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया। न कहीं कोई विरोध हुआ, न किसी तरह की कोई शिकायत आई। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, क्योंकि हम
जब अपने संगठन में किसी को दायित्व देते हैं तो ये देखते हैं कि उनमें कार्यकर्ताओं में उनकी स्वीकार्यता कितनी है, पार्टी के प्रति निष्ठा कितनी है और वो हमारे संगठन को किस तरह से चला सकते हैं। साथ साथ एक संतुलन रहे जिसमें अगड़ा भी हो, पिछड़ा भी हो, दलित भी हो, आदिवासी भी हो, महिला भी हो, जहां जिसकी भागीदारी है हम उसको देना सुनिश्चित करते हैं। और सभी को जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, मेरे जो 2-3 नारा सवाल हैं सबका आपसे। साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके आधार पर जनवरी से आपने जिला अध्यक्षों का बताइए। नामांकन करवा के सूची अपने पास रख ली थी, कोई चुनाव नहीं कराया। सूची जिले में जारी होनी थी, लेकिन रोज ये खबर आती थी कि सूची लखनऊ से दिल्ली चली गई है। दिल्ली में वो सूची 1.5-2 महीने तक अटकी रही और अभी भी दिल्ली से लौटी है तो आधी अधूरी लौटी है। कई ऐसे ज़िले हैं जैसे कि लखनऊ वगैरह, यहाँ तो किसी को नॉमिनेशन ही एक फॉर्म के अलावा दूसरा फॉर्म नहीं आया। तो ये कौन सा डेमोक्रेटिक सेटअप है जिसकी बात आप कर रहे हो? ब्रजेश जी, यही तो डेमोक्रेटिक सेटअप है। आप देखिए ना, 1548 मंडलों के चुनाव हुए, वोट ही नहीं डाल 1,42,000 बूथों पे चुनाव हुए। जिला अध्यक्षों ने नामांकन एक एक जिले में 60-60, 65-65, 68-68, 70-70 लोगों ने नामांकन तो सर किए। वही तो कह रहा हूं, जब सूची उसके अपने बाद मन से ही देना था, बाकायदे स्क्रीनिंग दिल्ली और कमेटी लखनऊ बनी। ने तय करना था, तो बेचारों से इतनी एक्सरसाइज आपने क्यों कराई? ब्रजेश जी, यही हमारे पार्टी की खूबसूरती है खूबसूरती कि है। सारे बिल्कुल लोग ठीक। आवेदन करते हैं, एक तय प्रक्रिया होती ये है, बीजेपी की उसके ब्यूटी है। अनुसार सबकी राय ली जाती है और फिर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हमारे पार्टी सर मैं के जो आपको नेता हैं, अप्रिशिएट बैठकर करता हूं, उस पर कम से विचार कम आप विमर्श स्टेज करते पे हैं और होते जिस- दिखाते जो- तो हो। अन्य दल तो स्टेज पे होते भी नहीं दिखाते हैं, पर्दे के भीतर तय करके स्टेज पे ले आते हैं। आप कम से कम होने का एक्ट तो कर लेते हो। ब्रजेश जी, हैं? ब्रजेश जी, हमारे आप हंस रहे हैं, आप तो वो भी ब्रजेश नहीं जी करते हैं। हमारे यहाँ पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं और चुनाव होता है। दूसरे दलों में तो ना पर्यवेक्षक है ना प्रभारी है, सिर्फ परिवार ही भारी है, उसमें भी मारामारी है। तो इसलिए भारतीय आप जनता ये पार्टी क्लैरिटी की तुलना दीजिए, अन्य काफी दलों से लोग नहीं हो बीजेपी के सकती। दर्शक भी जो और हम बीजेपी में- के सिंपैथाइजर भी हैं इस डिबेट में जुड़े हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि बाकी की सूची, इन पर आप मेहरबानी कब करोगे? बाकी जगह जो 28-25 रह गए हैं। ब्रजेश जी, कुछ जिले ऐसे थे जो चुनावी प्रक्रिया में थे उस समय, जिस समय हमारे चुनाव चल रहे थे, उनके नामांकन बाद में हुए हैं। ऐसे कुछ जगह थे जहां मंडलों के चुनाव नहीं हो पाए थे, उनके बाद में चुनाव हुए हैं। तो ऐसे कुल 28 जिले जो हैं वो अभी उनकी सूची जारी नहीं हुई है, वहां भी नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है। धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन को इस डिबेट में इनवाइट करता हूं। भी 28 जिलों। धन्यवाद सर। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या आप बीजेपी की सूची का इंतजार कर रहे थे? आप बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं, उनको नकल कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट आए तब आप अपनी लिस्ट निकालें? आपने चुनाव के दौरान भी यही किया था, बीजेपी की जब प्रत्याशियों की लिस्ट आई उसके बाद आप जारी कर रहे हैं। तो क्या आप वही करेंगे जब बीजेपी अपनी चाल चलेगी उसके बाद चलेंगे? कोई पॉलिसी मैटर है ये आपका? विजय जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि जनता से जुड़ करके जनता के लिए लोग काम करेंगे। अभी देखिए, हम समाजवादी पार्टी की, ये तो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और समय समय पर निश्चित रूप से वो रिशफल करते रहते हैं। आज कोई जा रहा है उसको प्रदेश में लेकर के किसी न किसी को नए तरीके से नियुक्त करेंगे जिला अध्यक्ष, किसी न किसी को महानगर अध्यक्ष करेंगे और हम लोग ऊपर उनको रहा सवाल। देखिए, सिर फुटबॉल का भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं सिर फुटबॉल के लिए उन्होंने शायद मुजफ्फरनगर के जो जिला अध्यक्ष बनने की बात जो रहे थे उनका शायद उन्होंने स्टेटमेंट वक्तव्य नहीं सुना। उन्होंने साथ फतेहपुर में जो अभी सिर फुटबॉल हो रहा है वो नहीं देखा उन्होंने, किस तरीके से जिला अध्यक्ष के ऊपर 50 लाख रुपए का जो है आरोप लग रहा है जमीन कब्जाने के। लोग कह रहा है कि सारे विधायक मेरे साथ हैं, जिलाधिकारी को मैंने लिख दिया और जिलाधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जिलाधिकारी के माध्यम से और जिलाधिकारी मथुरा में तो एक हिस्ट्री सीटर अध्यक्ष बन गया, अध्यक्ष बना हुआ। आज अखबारों में खबर है। बात कर रहे हैं, किसके नहीं बात कर रहे ये कि कांग्रेस की सूची में हिस्ट्री सीटर है या नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया। वो भी अगर होगा तो नोटिस होकर के आगे आ ही जाएगा। और देखिए, ऐसा मैं अच्छा नहीं, उनका भी बेचारों का एक कोटा है, उनको क्यों अधूरा छोड़ा जाए? हाँ? उनकी भी तो समाज में उपयोगिता है गौतम जी। अब इसमें हम क्या कहें किसकी उपयोगिता है? हर दल को ऐसे लोगों की हिस्ट्री जरूरत सीटरों की पड़ती भी है। तो आवश्यकता है। जी जी इकोसिस्टम है समाज का, जी जी उन्हें भी तो जीवित रखना है। जी। मैं तो बधाई दूंगा आनंद दुबे जी को, कम से कम इस प्रजाति को भी तो समझा, इनके लिए भी तो कोटा फिक्स किया। बात आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रक्रिया की कर रहे हैं, अभी आपने स्पष्ट कर दिया। आपके यहाँ भी भरे पड़े हैं ऐसे हिस्ट्री सीटर्स, नाम लेके आए हूँ उनके,
आप शुरू रहिए, अब बताता हूँ अभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी कहा कि उनका चुनाव प्रक्रिया होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमने तो नहीं देखा। अभी इनके यहाँ कोई तीसरी बार इन्होंने कहा कि 2 बार से जो अध्यक्ष रह चुका है इनके पार्टी फोरम में, उसको ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 3 बार के लोग अध्यक्ष बने। और लखनऊ का बेचारा है, उसके अंदर क्या बुराई थी, वो तो अभी 1.5 साल पहले ही बना अध्यक्ष, और उसको तो लखनऊ में तो आपने नामांकन भी नहीं करने दिया कि किशोर को नामांकन करने दिया। अंदर अंदर पता नहीं क्या खिचड़ी पकी, जिसका नाम इनको तो आप कौन सी खिचड़ी पका रहे हो और आप बीजेपी के लिस्ट का वेट क्यों कर रहे थे? अगर आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर था, आपकी नीतियां क्लियर थी, आपका भागीदारी तय थी, तो आपने बीजेपी के पहले सूची दे देनी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं दी? नहीं, हमने अभी कौन सी सूची हमारी आ गई? आज खबरें छपी कि 23 बदल रहे नहीं, हो, तो ये बीजेपी के बाद क्यों कर रहे हो, मेरा ये प्रश्न है। बीजेपी से हमें क्या मतलब है? बीजेपी कौन होती है कि हम उसके हिसाब से, हम अपने हिसाब चलेंगे? हमारी अपनी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी अपनी खुद की पार्टी, हमें इनसे क्या लेना देना। इवन हमने तो इनको बधाई दी, हम समझते हैं जनता के लिए आपकी सूची कब आएगी? फतेहपुर जैसा जिलाध्यक्ष नहीं चाहिए कि फतेहपुर का जिस तरीके से जिलाध्यक्ष, जिस तरीके से उसका नाम उजागर हो रहा है, किस तरीके से जो जिलाधिकारी उसकी सुन नहीं रहा है, जिलाधिकारी के खुद ही बेचारे रोना है कि हम तो माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के, अब जिलाध्यक्ष अपने तो आपका सब कुछ पीडीए के लिए कि बाकी समाज को भी कुछ मिलेगा आपसे? पूरे उत्तर प्रदेश की जो पीड़ित जनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सफर कर रही है, हमारा संगठन जो भी बनेगा उसको देखते हुए बनेगा, सबको लेकर के चलेगा। हम समाजवादी लोग सभी धर्म सभी जात का सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से आज की तारीख में पीडीए समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार में अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, तो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम उनकी आवाज बन करके हम लोग संगठन को मजबूती देने का। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इन्वाइट करता हूँ इस पर चर्चा में। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। कल रात मैंने देखा कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला और शहर अध्यक्षों की सूची जारी की। क्या बीजेपी की सूची का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो जारी कर दें फिर वेणुगोपाल जारी करें इस लिस्ट? अब बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमने राहुल गांधी जी की जो सामाजिक न्याय की नीति है, जो जाति जनगणना की नीति है, जो नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, आदिवासी की, महिलाओं की, दलित की नीति है, उस पर हमने काम किया है। हमने तो जैसे भी आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि सबकी नहीं, हमने पूरी जारी कर दी है सर। इतिहास में पहली बार 133। अच्छा, कंप्लीट लिस्ट है? कंप्लीट लिस्ट, कोई बाकी नहीं है? कोई बाकी नहीं, बिल्कुल कतई कोई बाकी नहीं। जहाँ 1 करना था वहाँ 1 किए, जहाँ 2 करने थे वहाँ 2 किए, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 131 की हमारे पास हमारी पूरी लिस्ट है। एक बात, और हमारी लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो जो राहुल गांधी जी की, हमारे यहाँ अविनाश पांडे या अजय राय जी की जो संकल्पना थी कि भाई यहाँ पर पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को प्रमुखता दी जाए, तो 85 लोग जो हैं इनसे आए हैं। 131 में 85। किस कम्युनिटी? पीडीए के? ये सामाजिक न्याय के, पीडीए नहीं, अब तो एक बहुत स्पष्ट है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है। मैंने कहा ना, नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, सारे नहीं, नल नील से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं पीडीए वाले से थोड़ा आसानी से समझता हूँ। आपको आपकी आसानी, नल नील से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा आप क्यों नहीं कंफ्यूजन समझेंगे है। भाई? तो आप ये कह दीजिए कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को तो आपसे कहता रहा हूँ, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये सारे के सारे 85 हैं। और 46 अपर कास्ट ने आपका कौन सा खेत जोत लिया है जो उनको आप जगह नहीं दे रहे हो? उनको नल माने कि नील माने? सुन लीजिए, अपर कास्ट भी 46 है। 46 जी, 46। 2-3 राज्यों की सूची गिना रहे हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल यूपी है, यहीं की करा रहे हैं। 46 है अपर कास्ट, 85 है क्या नाम बाकी सब लोग। ओके, ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिए। और अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो समावेशी राजनीति करती है, सबको देती है, बड़ा जहाज है, इसलिए। अरे प्रभु, भारतीय जनता पार्टी ने कई मुसलमान अध्यक्ष बनाए, जरा पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी। उनको चाहिए ही नहीं। अरे नहीं चाहिए तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि समावेशी राजनीति? अपर कास्ट मैंने बोला, आपने सुना ही नहीं। आपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा जहाज है, उसको सबको करना है। उनको 20%, जब 80-20 की राजनीति है तो उन्हें मतलब मेरी बात को समझिए। इसका मतलब वो देश में अल्पसंख्यकों को, यहाँ का नागरिक ही नहीं, सबका साथ सबका विकास कौन सी है, नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, किनारे हटे। बात आप समझिए, जिस पार्टी के पास एक भी अल्पसंख्यक अध्यक्ष ना हो, डूब मरना चाहिए उस पार्टी को, डूब मरना चाहिए उस पार्टी को। जो पार्टी आज तक अपने जन्म से एक महिला अध्यक्ष ना बना पाई हो, डूब मरना चाहिए उस पार्टी को। जो पार्टी आज तक एक दलित अध्यक्ष बनाई हो राष्ट्रीय, उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में जेल भिजवा दी हो, डूब मरना चाहिए उस पार्टी को। और वो पार्टी कहती है हमने चुनाव कराए।
आज तक एक इनका चुनाव नहीं हुआ, एक भी चुनाव इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आनंद दुबे जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बड़े सभ्य इंसान हैं। अगर एक भी चुनाव इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ हो तो ऑन रिकॉर्ड कह दें, हम मान लेंगे। अरे वो जिले तक में बता रहे हैं कि नॉमिनेशन कराए हैं। नौटंकियां तो करनी, भारतीय जनता पार्टी का काम नौटंकी जनता पार्टी हो गई है ना। और आप तो वो भी नहीं करते अब तो सीधे सीधे से आप बताइए। और आप तो वो भी नहीं करते अब। सर कौन? हम? ये सूची तो वेणुगोपाल ने जारी की। अरे भाई आपने देखा ही नहीं, हम आप ही ने खबर चलाई सर। आपने तो डिबेट वोटिंग कराई थी आपने? अरे हमने नहीं वोटिंग कराई, हमने वाइडर कंसल्टेशन किया। हर जिले के 10-10, 12-12 जितने लोगों ने वहां हमारे यहाँ पे आवेदन किए थे सबको बुलाया, सबके साथ बैठे, साझा रूप से बैठे, उनमें से एक को बनाया। तो इंतजार किस बात का था कि जब बीजेपी अपनी सूची जारी कर दे उसके बाद आप सूची ले आए? सर उस पार्टी से जो लोकतंत्र को मानती ही नहीं हो, जो पार्टी राहुल गांधी जी की जो परिकल्पना है पिछड़ों को न्याय देने की, जाति जनगणना की, उसको ना मानती हो, आरक्षण के विरोध में दे पा रहे हैं क्या न्याय जो आप देने आए हो? क्या किस चीज को? ये लोग भी दे रहे हैं। आप तो इनकी खेती चरने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं दीपक रंजन के खेत पे आप अटैक क्यों? हम आपको भी बता देते हैं। हम तो चाहते हैं कि दीपक 85 बताएं। सुनिए सर, सुन लीजिए। हम तो चाहते हैं दीपक रंजन जी की पार्टी भी सामाजिक न्याय की पक्षधर है, वो भी उनको सबको दे, हम भी दें, बसपा भी दे और भाजपा भी दे। आप मैं तो चाहते हैं इसमें लोगों को भागीदारी देने में दिक्कत क्या है? बहुजन समाज पार्टी भी दे। आप अपने दोस्तों को लंगड़ी लगाने में चूकते नहीं हो आप। मतलब मेरा आपसे तात्पर्य, सर सवाल हो जाए पूरा? जी सर आप करिए ना, आपका तो आ रहा है सवाल, हम तो जानते हैं। आपका भी तो आ रहा है, देखो लिए फोन बैठे हो। नहीं हमने बिल्कुल ऑफ कर रखा है। आप कर दिया तो यहाँ भी सवाल ही रखता है। अरे सर आपका तो यहाँ पे आता है। अच्छा यहाँ आता है, ठीक। इनको स्पीकर खोल के, आनंद जी प्लीज वेट, मैं दूंगा समय। आप आपके दोस्त हैं, आप इनको रिप्लाई करिएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इनकी सूची का इंतजार क्यों कर रहे थे? हम मिलकर बिल्कुल कतई सूची का इंतजार नहीं कर रहे थे। जो लोग आरक्षण विरोधी हों, दलित विरोधी हों, पिछड़ा विरोधी हों, जो लोग देश के संसाधनों पे सिर्फ अडानी का कब्जा चाहते हों, जो लोग 80 करोड़ को सिर्फ 5 किलो राशन की देने की बात करते हों, जो संविधान के विरोधी हों, हम उनकी लिस्ट का क्यों इंतजार करेंगे? राजेंद्र गौतम, तो राहुल गांधी जी के कथन का इंतजार करते हैं। थैंक यू सर। राजेंद्र गौतम जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम जी, आपको मैंने विशेष तौर पर आमंत्रित किया और आपसे मेरा सवाल है कि आज मैं जब डिबेट में आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी पुरानी वाली भाईचारा कमेटी जिंदा कर दी। इनकी सूची के क्या मायने हैं? बीजेपी की सूची में दलितों को क्या मिला और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने क्या दिया? क्या आपको लगता है कि जो वंचित तबका है उसको उसके इशूज़ एड्रेस हुए, उसको हिस्सेदारी मिली या फिर नहीं मिली सभी पार्टियों में? 2027 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर पार्टी दलितों का वोट लेने के लिए तैयार है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। ये दिखावा खूब करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो मतलब उसको न्याय और वो नहीं मिल पाता है। तो यही कारण है। हमको नहीं लगता है, जैसे अभी प्रयास तो ये लोग कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कुछ दिन पहले कहा भी है कि दलितों को कुछ पार्टियां खत्म करने की साजिश कर रही हैं, जबकि बसपा भी अपने आप को रिवाइव करने के लिए धरातल पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। जब तक बसपा अभी जो सूची जारी की है, जो इसे भाईचारा कमेटी अपना मजबूत कर रही हैं, तो उसके पीछे यही ध्येय है कि दलित उनके साथ कंसोलिडेट रहे। और 12% पहले भी था, आज भी है। और बाकी पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इन्होंने जो जातीय भाईचारा कमेटी बनाई है उनके पास जाने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका कौन सा भाईचारा है, ये जरा मुझे बताइएगा। जैसे मान लीजिए लखनऊ में भाईचारा संगठन है जी, उसके अध्यक्ष हैं राकेश गौतम जी, और उसके संयोजक हैं विनय कश्यप जी। फिर आ जाइए रायबरेली, संतोष गौतम अध्यक्ष हैं, लोधी जी इसके संयोजक हैं। फिर चलिए उन्नाव, गौतम जी अध्यक्ष हैं, और सुनिए रामकिशोर पाल संयोजक हैं। ये कौन सा भाईचारा है? फिर चलिए मुकेश बहादुर हरदोई में अध्यक्ष हैं, मुकेश वर्मा यानी बहन जी के कम्युनिटी के वो हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं है किसी और के लिए। नहीं, बसपा में देखिए, बसपा में सबसे शोषित उपेक्षितों को प्राथमिकता मिलती है। न इसमें कुर्मी है, न कुशवाहा है, न इसमें मौर्य हैं, ये सब न इसमें प्रजापति हैं, न इसमें विश्वकर्मा हैं। बसपा में अपर हैंड दलित ही हैं, वो भी है कम्युनिटी विशेष। जी जी, ओके। तो बाकी फिर किस बात का भाईचारा है? भाईचारा उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के साथ लेकर बसपा काम कर रही है और अपना जनाधार मजबूत करने के लिए मैदान में उतरी है। तो वो नारा भूल गए कि बीजेपी बीएसपी भूल गई क्या? ब्रह्मा विष्णु
नहीं, बसपा का ये नारा कभी नहीं रहा। आज तक किसी भी बड़े, चाहे बहन जी को देख लिए, चाहे मान्यवर कांसी राम जी को, उन्होंने कभी नारा ये दिया नहीं। ओके, तो क्या अब ये रिवाइवल के पीछे कोशिश ये है कि जो बीजेपी ने अपनी सूची जारी की, कांग्रेस पार्टी ने भी कर दी, समाजवादी पार्टी भी मैसिव चेंजेस की तरफ जा रही है, उस प्रेशर में मायावती ने इस भाईचारा कमेटी को रिवाइव किया है? जी जी, प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि 2024 और 2022 का परिणाम बहुत ही बसपा के लिए अच्छा नहीं रहा, और अभी इन्होंने अपने भतीजे को भी निकाल के बाहर कर दिया। अब जो सूचनाएं आ रही हैं कि वो भतीजे को वापस ले सकती हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर भी जाएंगी, ये हम लोग के पास सूचना है। ओके, तो अभी आपको लगता है कि जमीन पे जाएंगी? जमीन पे जाएंगी, मतलब मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे कि सिलेक्टिव जाएंगी? नहीं, मुद्दों के आधार पे जाएंगी भाई साहब। तो ये भाईचारा कमेटी ही जो है, यही असली कमेटी होगी कि कुछ और भी बनाएंगी? नहीं, अभी बनेगा भाई साहब, ये अभी प्राथमिक स्तर, ये हमारे ख्याल से इस साल के लास्ट तक ये अच्छा, ये सूची मैं देख रहा हूँ, इसमें खास फोकस मोस्ट ओबीसी कम्युनिटी को दलित समाज की कम्युनिटी के साथ जोड़ने की, यही है ना? जी जी, मोस्ट ओबीसी, नॉट ओबीसी। जी जी जी, ओबीसी में कुर्मी, कुशवाहा, जो मेन फैक्टर्स जी जी, वो उनको इन्होंने बाहर रखा है, जी, यही है ना? जी, शाह किसानी, कुशवाहा, ये सब आउट है। जी जी, और उनकी जगह इन्होंने किसको लिया? मोस्ट ओबीसी को। मानी शेड्यूल्ड कास्ट में बहन जी की बिरादरी प्लस ये, क्योंकि इसमें मुझे पासी भी नहीं दिख रहे हैं, इसमें मुझे सोनकर भी नहीं दिख रहे हैं, इसमें मुझे कनौजिया समाज भी नहीं दिख रहा है, तो मैं फिर वही मानूंगा। जी, मानूं? जी, मानिए। ठीक, गौतम जी ने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ, लॉक कर दिया जाए। इसलिए कहते हैं डिबेट करना बेहद ज़रूरी है ताकि सही बात सामने आए। शुक्रिया आपका। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के और राजनीतिक मामलों में बड़ी रुचि रखते हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत, धन्यवाद। ये इन दिनों संगठन में सर बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ एक जगह ही नहीं, सब जगह हो रहा है। आप इसके कारणों को किस तरह से विश्लेषण करते हैं? जैसी सूची बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, बीएसपी की आई, सपा भी बदलने जा रही है, क्या यही टीम 2027 है सबकी? ब्रजेश जी, ये जो सूची आई हैं वास्तव में 2027 के चुनाव की भी रचना है। ये अब गोटे बिछनी शुरू हो गई हैं। आप सूची को देखें, वास्तव में बीजेपी की सूची हो, चाहे कांग्रेस की सूची हो, चाहे वो भाईचारा कमेटी हो या सपा के वो हो, अब ये लड़ाई शुरू हो गई है 2027 के लिए। बीजेपी पिछले 4 महीने से, ब्रजेश जी, 4 महीने से सिर्फ एक काम हो रहा है कि पहले मंडल अध्यक्ष, उसकी सूची कई बार बदली गई। कारण क्या है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया था कि साहब अति पिछड़े, पिछड़े और दलित, ये इस रेशियो को ध्यान में रखना है और जिले के अनुसार वो रखना है। मंडलों की सूची को आप देखिए, मंडल सूची मैंने बहुत अध्ययन किया उसका, वो पूरा जो लोकसभा चुनाव में जो धक्का लगा था इनको, उसको ध्यान में रख करके ये पूरी व्यूह रचना की गई है कि अति पिछड़ों लोगों को शामिल करना, पिछड़ों को शामिल करना, दलितों को शामिल करना। और मैं सोच रहा था कि मैं एक दौर मैंने वो भी देखा था जब कल्याण सिंह के सामने एक सूची लाई गई थी और उन्होंने देखा कि पूरी सूची में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सब भरे हुए, तो उन्होंने वो भी फेंक दिया, कहा कि और को जो बचे हो उनको उसमें भी इन्हीं लोगों को भर दो। अब बिल्कुल अलग तरह की है। यही चीज कांग्रेस की सूची को आप देखिए, कांग्रेस में भी यही है। और कांग्रेस की सूची में अब बीजेपी के सामने ये समस्या एक नहीं थी कि साहब उनको मुस्लिम को रखना नहीं था, कोई जिला अध्यक्ष नहीं देना था, मंडल अध्यक्ष भी कहीं नहीं दिए उन्होंने, शायद ही कोई दिया हो। लेकिन जिला सपा और जो बसपा है या कांग्रेस है, इनको उनको भी समाहित करना है। तो कांग्रेस की जो सूची दिखी उसमें भी मुस्लिम को काफी दिया गया है। वास्तव में ये वो रचना है। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सूची पर आप गौर करें, पिछड़ा दलित का नैरेटिव इतना ज्यादा अपोजिशन, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने उसको फैला दिया है कि बीजेपी ने उस दबाव में पिछड़े और दलितों को पहले जितना ड्यू शेयर से ज्यादा शेयर दिया है, करेक्ट? ज्यादा शेयर दिया है। और ये जो जिला अध्यक्षों में दिखा है, मंडल अध्यक्षों में दिखा है, और आपको प्रदेश अध्यक्षों की सूची में भी दिखेगा ये।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी दिखेगा, ये बाकायदे दिखेगा। अब जहां तक जी इसमें एक चीज और है भी, जो कांग्रेस की सूची आई है वो बीजेपी को ज्यादा परेशान नहीं करेगी, वो समाजवादी पार्टी को ज्यादा परेशान करेगी। कारण कि आप उसकी सूची को देखिए, उसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को भागीदारी दी गई है, बड़ी संख्या में उसमें अन्य वर्गों को भागीदारी दी गई है। तो कांग्रेस की जो लड़ाई है वो भी एक संकेत देती है 2027 के लिए कि उनकी योजना क्या है, वो किस ढंग से, वो बहुत दबाव के उसमें नहीं करना चाहते, वो अपने ढंग से चुनाव को लड़ना चाहते हैं। आप सूची से परिलक्षित होता है जी। अब बसपा के सामने क्या दिक्कत है? बसपा के सामने दिक्कत ये है कि वो जो इनके सामने कोई तैयारी तो नहीं है, लेकिन जो भाईचारा कमेटी इन्होंने जो बनाई थी उन्हीं को पुनर्जीवित करके उनको ला करके, लेकिन इसके लिए अब बदली परिस्थितियों में उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जो वोट उनका है, जो दलितों में जो दर्शक एक सवाल का जवाब और चाहते हैं, क्या ये सब बीजेपी की सूची का इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की सूची जारी हो और ये झमाझम कूद के मैदान में आ जाएं, वही चल रहा है? हाँ, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ये हो रहा था कि कल आ जाएगी। अब 25 जनवरी को ये अफवाह थी कि आज सूची जिलाध्यक्षों की आ जाएगी। अंदाज लगाइए 25 जनवरी को। उसके बाद दिल्ली ने मंगवा लिया कि क्या ये बना के रखे हो, उन्होंने सारे नामों को वो किया और फिर ये किया कि कितने ये जो रेशियो है वो आपने ठीक है नहीं किया है जी। आपको जिलों की सामाजिक जानकारियां नहीं है इसका मतलब। और उन्होंने उस सामाजिक समीकरणों को ध्यान रखा है, उसको बाकायदे हर जिले की संख्या मंगा करके कि पिछड़े वर्ग के मुझे पिछड़े वर्ग में भी किस जाति के ज्यादा हैं, तो मतलब पिछड़े को ही ज्यादा मिल रहा है। ये मैं इस हिसाब से एक फार्मूला बना लूं कि पिछड़ों और दलितों को सभी पार्टियों में इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि पीडीए का नैरेटिव यूपी में फैल चुका है। हाँ, अब ब्रजेश जी एक चीज और देखनी होगी आपको, ये आज की डिबेट ने आप ये मतलब आपको याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया चली है जी, ये जो सूची की, ये टिकट वितरण तक चलेगी। इसी तरह की योजना, इसी तरह की रणनीति, यही व्यूहरचना जी बिल्कुल ये संकेत है कि 2027 का चुनाव जो है किन स्थितियों में लड़ा जाना है, किन उसमें जाना है। ये वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। अचानक मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टियों का कि संगठन में बड़े आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। ग्राउंड फोर्स जो एक्चुअली होती है ज़िला और शहरों की, उसमें बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं। और जो मुझे दिख रहा है कि पिछड़ा और दलितों पर आकर्षण पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है। क्या पीडीए का नैरेटिव ये सभी पार्टियों पर एक दबाव की तरह पॉलिटिकली काम कर रहा है? बिल्कुल, आप इसको पीडीए का भी देख सकते हैं और लोकसभा चुनाव का असर भी आप कह सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसकी सीटें कम आई और अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी, उसके बाद से बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि वो दलित और ओबीसी वोट को फिर से एक इंटैक्ट करे, क्योंकि अब 27 में चुनाव होना है और उसके लिए जातीय आधार पर पद सूची बनती रहती है और आगे चलकर उसी आधार पर टिकट भी दिया जाएगा। जातियों के समायोजन से ही हमेशा चुनाव लड़ती रही बीजेपी, इसीलिए देखिए उसने ओम प्रकाश राजभर को चुनाव से ठीक पहले मंत्री बनाया और उससे ठीक पहले उसने रालोद को अपने साथ मिलाया। तो समीकरण जहाँ जहाँ उनको ठीक लगते हैं, चाहे जाति के हो चाहे दल के हो, वो कोशिश करते हैं कि इसको ठीक किया जाए। जातियाँ और उनके वोट, ये एक सच्चाई है। और एक ज़माने में जब कांसी राम का उभार हुआ और उसके बाद मायावती आई, तो दलित वोटों पर इन दोनों का एक छत्र राज रहा कई सालों तक। लेकिन वो दलित वोट मोदी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में फिसल कर भाजपा की ओर चला गया और उस भाजपा में भी वो बहुत दिन तक नहीं रह पाया। इस लोकसभा के चुनाव में वो फिर वहाँ से खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ओर आया, पीडीए की ओर। और यही भाजपा की एक बड़ी चिंता है। आरक्षण और संविधान के मामले पर जो वोट भाजपा से खिसक गया, भाग गया,
उस वोट को कैसे फिर से लाया जाए, और सारी सूचियां, सारे काम उसी आधार पर हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि जिस भाजपा को बहुत सारे लोग, उनके वोटर समर्थक ये कहते थे ये तो अगड़ों की पार्टी है, उसने धीरे धीरे खुद को ओबीसी और दलितों की ही पार्टी बना लिया है। भाजपा अब सवर्णों की पार्टी बनकर खाली नहीं रह गई है, तो ये भी एक बड़े आश्चर्यजनक तथ्य है। और दूसरी बात, जो महेंद्र नाथ पांडे जो पूरे प्रदेश में संगठन चुनाव के प्रभारी थे, उनके जिला में खुद ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष नहीं घोषित किया गया चंदौली में। 98 में 70 घोषित हुए हैं। कहाँ से खोज के आप ले आते हैं वीरेंद्र जी, कमाल है। और दूसरी बात, पर भाई तो कह रहे थे आनंद की अभी बड़ा मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, वोटिंग करा, नॉमिनेशन भी बता रहे हुआ है। तो मैंने कहा मैं तो इस बात की बधाई दूंगा कि कम से कम एक्ट करते दिखते तो हो। राजपूत जी ने तो वो भी बंद कर दिया है। भाई अगर नामांकन हुआ तो मतदान हुआ कि नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण है। सहमति बना ली। मतदान पे कोई बोलता नहीं है, खैर वो तो चलिए। लेकिन आपको बताऊं कि केशव मौर्य का जिला है उप मुख्यमंत्री का, कौशाम्बी, वहां भी जिला अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। अरे हमारा होम टाउन है तो जो बड़े बड़े वहां भी नहीं हुआ नेताओं के जिले हैं, वहां पर सूची में घोषणा न होने से तमाम तरह की लोग बातें करते हैं कि भाई गुटबाजी के नाते हो नहीं हो रहा है, नाम नहीं तय हो रहा है, कुछ तो होगा। लेकिन इसके आगे जब चलते हैं तो ये देखेंगे कि 2027 का चुनाव है वो सीधा सीधा दो ध्रुवीय दिखाई देता है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच, भाजपा और सपा के बीच ये सीधी लड़ाई होगी। अब सपा के साथ उस गठबंधन में कांग्रेस रहेगी या नहीं ये आगे तय होगा, लेकिन लड़ाई एकदम सीधी है 2027 की भी। आप देखिए, इसीलिए मायावती की लाख कोशिशों के बावजूद ना वो चर्चा में आ पा रही हैं, ना उनका संगठन खड़ा हो पा रहा है। आपने माना और देखा कि दलित और ओबीसी लोकसभा चुनाव में एक फ्लोटिंग वोट के तौर पर सामने आया है, जो कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कुछ मायावती के साथ रह जाता है, कुछ बीजेपी के साथ रह जाता है, कुछ कांग्रेस और सपा के साथ चला जाता है। ये जो नई नई सूचियां, नई नई योजनाएं, नए नए पदों का ऐलान हो रहा है, वो इसी फ्लोटिंग वोट को रोकने के लिए, अपने साथ लाने के लिए हो रहा है। ब्रजेश जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोशिश बहुत कर रही है अपने पैरों पर खड़ा होने की, लेकिन अभी फिलहाल बिना बैसाखी के वो खड़ा होगी तो गिर जाएगी। उसको बैसाखी की समाजवादी पार्टी की जरूरत रहेगी, और 27 के बाद 29 में फिर वो कुछ सोचे तो बाद में देखा जाएगा। मैंने सवाल जो किया, सुरेंद्र राजपूत मुझे ये कन्विंस करने में लगे थे कि देखिए मैंने 88 से ज़्यादा नल नील, आगे क्या था, कोल भील को बना, मतलब पिछड़ा और दलित, ये मुझे यही कन्विंस करते रहे, और मुसलमानों का बड़ा आकर्षण इनके बातों में दिखा। अब ये तो इनके पास विधानसभा और लोकसभा की आप विधायक और सांसद की सूची देखकर समझ लीजिए जी। जब ये अकेले लड़े थे विधानसभा में तो इनके पास 2 विधायक आए, और जब ये गठबंधन में सपा के साथ लड़े तो इनके पास 6 सांसद आए। तो ये कहां पर अकेले लड़ पाएंगे और कहां पर सहयोग से मजबूत होंगे ये खुद तय करें। लेकिन वो अपने घर में अगर रंगाई पोताई कर रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं है कोई। नहीं, समोसे के साथ जब तक हरी चटनी नहीं होगी, कॉम्बिनेशन इनका बनता नहीं है। कृपा तो वहीं रुकी थी इनकी, जैसे ही चटनी हरी मारी इन्होंने समोसे पे जिस तरह से कृपा बरसने लगी। देखिए, जिस तरह से जातियों को लेकर उत्तर प्रदेश में समीकरण चल रहे हैं, उसमें बहुत साफ है कि भाजपा अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है कि किसी दलित को बना दे, और मायावती की काट के लिए, दलित वोटों को वापसी करने के लिए वो एक रास्ता खोलना चाहती है। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी में श्यामलाल पाल भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो दौरा कम करते हैं, लोग उनको कम जानते हैं। अदम गोडवी ने लिखा है जी, समाज की व्यवस्था पर
जहां पर हम आरक्षण पे बात करते हैं, जहां पर कमजोर तबके को ऊपर लाने की बात करते हैं, जिनके वोट के लिए सारी मारामारी हो रही है, उनके लिए सुनिएगा कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो और या अदब को मुफलिसी के अंजुमन तक ले चलो, और सब नमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, और पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को और सब्र की एक हद होती है, तवज्जो दीजिए और गर्म कब तक रखें नारों से दस्तरखान को। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आप हमेशा अपने शायरी और शेरों के चलते, दो प्रवक्ता हैं हमारे, ये दोनों शायर हैं जैसे आनंद दुबे और सुरेंद्र राजपूत, पर आप हमेशा इन दोनों को चुप करा देते हैं। आपके शेर के जवाब में इनके पास कुछ भी नहीं होता है, और या अगर होगा भी तो अभी मुकाबला हो जाएगा किसका वाला ज़्यादा भारी है। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम इस परिचर्चा के दूसरे चरण का प्रारंभ करते हैं। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के फोकस में अचानक ये पिछड़े और दलितों के प्रति इतना अगाध मोहब्बत कहां से शुरू हो गई, और दूसरा मुसलमानों को चिमटे से नहीं छू रहे हो, क्यों भाई? ब्रजेश जी, 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी ना, तो पहली बार इतिहास में सबसे ज्यादा ओबीसी दलित मंत्री हमारी सरकार में बने, और महिला मंत्रियों की संख्या भी। इस बार जब हम तीसरी बार सरकार में आए हैं तब भी 29 ओबीसी मंत्री हैं, 10 एससी, 5 एसटी और 7 महिला मंत्री हैं। ये हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की कैबिनेट में देख लीजिए, 20 ओबीसी मंत्री, 9 दलित मंत्री। ये और 2012 से 17 की एक सरकार चली थी उत्तर प्रदेश में, 7 मंत्री एक जाति के थे कैबिनेट, सिर्फ एक जाति के 7 मंत्री 12 से 17 की सरकार में। ये इनका अच्छा, कोई होड़ चल रही है कि ये बताना सबको जरूरी है कि पिछड़ा हमारे यहाँ इतना है, इतना है, इतना है, कोई होड़ है? ब्रिजेश जी सुन लीजिए ना, 3 बार हमें राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला देश में। एक बार हमने मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरी बार हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद जी को। और तीसरी बार हमने भारत में पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, जिनका कांग्रेस पार्टी खुल के विरोध करती रही, समाजवादी पार्टी विरोध करती रही। और इतना ही नहीं, 1997 में जब के.आर. नारायणन के लिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उसके बावजूद हमने उनको समर्थन दिया। कुछ भी कर लो, पर वीरेन जी को जवाब दे नहीं पाए आप। हम दिखावे के लिए नहीं करते, नहीं, सुन लीजिए, ये दिखावे के लिए हम नहीं करते हैं। हम दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते, दिखावे के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती है। इन्होंने सिर्फ उटव्वल की बात की थी, दीपक रंजन जी ने। अरे साहब, हमने तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से 70 जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए। कोई सिर्फ उटव्वल नहीं, आपकी तो सिर्फ उटव्वल पूरे प्रदेश ने मंच पर देखी है। परिवार की सिर्फ उटव्वल, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, पार्टी की सिर्फ उटव्वल किसने नहीं देखी है? थैंक यू सर। और सुन लीजिए, ओबीसी की बात करने वाले, सुन लीजिए, ओबीसी की बात करने वाले सुरेंद्र राजपूत जी, राजीव गांधी जी के वो शब्द याद करिए जब उन्होंने ओबीसी के आरक्षण पर कहा था कि बुद्धुओं को आरक्षण देने से व्यवस्था खराब हो जाएगी। थैंक यू सर, आपकी पार्टी की बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं। दीपक रंजन जी, चलो वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर रहे हैं, आप तो वो भी नहीं करते हो सर। आपके यहाँ से तो अभी राजेंद्र चौधरी की लिस्ट जारी कर देंगे। देखिए, दिखाने के लिए सही, कम से कम कर तो सकते हो, वो भी बंद कर दिया। एक हम लोग की तरफ कहावत है, गुड़ दिखा के ढेला मारना। भारतीय जनता पार्टी ने गुड़ बहुत सबको दिखाया, किसी से आवेदन नहीं कराया, किसी से नामांकन नहीं कराया, कहाँ मतदान इन्होंने करा दिया, बता दें हमको। अभी वीरेंद्र सिंह जी ने बताया, तो जो इनके पर्यवेक्षक प्रभारी बन करके आए, उनका जिला ही नहीं घोषित कर पा रहे। एक्ट तो करते हैं कम से कम। तो एक्टिंग में तो भाई नंबर 1, एक्टिंग में तो इन लोगों को जो है वो अवार्ड मिलना चाहिए। आपने तो वो भी बंद कर दी। हम लोग एक्टिंग करते ही नहीं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। और शायद इनको, हमारे भाई आनंद भाई को शायद ये मालूम नहीं, हाँ रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। इनको ये नहीं मालूम होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मैं दूंगा सर, प्लीज वेट कर लें, प्लीज सर, प्लीज वेट सर। नेताजी ने ही जो है
नाम प्रस्तावित किया था, और ये सिर्फ फुटबॉल की क्या बात कर रहे हैं। और लोनी वाले विधायक जी किस तरीके से, अच्छा एक चीज़ और आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय मनोज सिंह जी से कि 28 तारीख के बाद जाएंगे वहाँ कि नहीं जाएंगे गाजियाबाद? कौन? अरे चीफ सेक्रेटरी साहब, चैलेंज किया विधायक जी ने क्या कि आ जाना 28 तारीख के बाद, तुम्हारा सीना होगा, मेरा पता नहीं क्या गोली होगी। और आईएएस लॉबी कहाँ है? क्यों नहीं इस पर डिबेट्स हो रही हैं? आईएएस लॉबी क्यों इतनी शांत से? भाई धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही, खुलेआम मन से सजा करके धमकी दी जा रही है, और आईएएस लॉबी एकदम शांत है, इतना डरा सहमा हुआ है। और जो आईएएस लॉबी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आला अधिकारी हैं, उनको खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। आईपीएस लॉबी क्यों शांत है? एक कमिश्नर, इस तरीका कमिश्नर को बुलाने का, आप बताइए, जब इस तरीके की रूलिंग होगी तो क्या आदमी उम्मीद करेगा? इंपॉर्टेंट इशू आपने रेज किया, थैंक यू दीपक जी। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ। सुरेंद्र जी, ये क्या कह रहे थे आनंद दुबे अभी? क्या कह रहे थे सर? कह रहे थे पिछड़ा दलित विरोधी हो, चलिए। आपके नेता बुद्धू कहे थे उनको। ओहो, एक तो इन लोगों को मुर्दे लोगों से बड़ी दिक्कत है भाई, उन्हीं से लड़ा करते हैं। पहले बाबर से लड़ते थे, फिर औरंगजेब से लड़ते थे, जितने लोग चले गए हैं ऊपर, जितनी आत्मा ने, फिर नेहरू से लड़ने लग गए। अब उनसे भी नहीं हो तो अब कहें राजीव गांधी से लड़ लो। भाई हम तो इनको इनके जिंदा होने की बता रहे हैं कि जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे, तो आपके बीच तुलना नेहरू जी से कर रहे हैं। एक मिनट भाई, अरे आनंद भाई, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप, हमें पता है कि आप दिल से ये बात नहीं करते हैं, आपको पीछे से कहा जाता है, मजबूरी है आपकी। आप थोड़ा सुन लीजिए शांति से। मसला क्या है? मसला ये है कि आपने देखिए, आपने डिबेट बुलाई थी सूची पर, आपने डिबेट बुलाई थी संगठन पर, आपने डिबेट बुलाई थी जाति जनगणना पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिबेट कर दी सरकार पर। सेकंड राउंड में अगर आनंद जी ने आपके एक क्वेश्चन का जवाब दिया हो, मेरे एक क्वेश्चन का, हमने इनसे पूछा था कोई महिला अध्यक्ष बनाया आपने? नहीं। आपने आज तक कोई चुनाव कराया? नहीं। आपने आज तक कहीं मतदान हुआ आपके उसमें? नहीं। आपने दलित अध्यक्ष एक बनाया, उसको जेल भेजा, उस पर चुप। आप इस चीज को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग मूल रूप से विषयांतर करने में माहिर हैं। जब हम बेरोजगारी का सवाल करते, जब हम जाति जनगणना का सवाल करते, जब हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सिर्फ अडानी का कब्जा है, और तब ये कहते हैं कि नहीं भैया औरंगजेब, आप बात समझिए, तब ये कहते हैं कि नहीं हमने तो इतने मंत्री बना दिए। अरे भाई, मंत्री आपने बना दिए, बात संगठन की हो रही है, संगठन पे तो बताइए। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्ती पुराना मटेरियल है ये। सर अब आप नया ले लीजिए। बीरेन जी के टक्कर का तो नहीं, बीरेन जी से हम टक्कर ले, आनंद ने तो पहले भी हथियार रख दिया, अब आप भी रख दे रहे। सुनिए, हम बिल्कुल हथियार नहीं रखते हैं, हथियार रखने वाले हम नहीं है, लेकिन बीरेन जी आगे हैं। सरेंडर कर गए। हम आपसे 3-4 चीज, नहीं आप नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, कंप्लीट कर ले, 20 सेकंड बचे हैं सर आपके पास। हम आपसे एक बात कहते हैं कि यहां पर हम मुद्दे की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की बात करी, सारे दल उसके पीछे, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी नाटक क्यों करती है, नौटंकी क्यों करती है? हमारे पुराने बयानों को तो याद दिलाती है, लेकिन आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे करके देश के जाति जनगणना न करा करके, वो कहीं ना कहीं, आप मुझे सिर्फ इतनी से तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर। सर इतना सर वक्त नहीं है, अगर लास्ट राउंड बचा तो 20-20 सेकंड दे दूंगा, अगर बचेगा टाइम तो ले लीजिए। बात वो नहीं है, आप इतनी देर में तो हम अपनी बात पूरी कर लेते। आप इनसे इतना तो पूछ लीजिए ये पिछड़ों के विरोधी क्यों हैं, और जब हम इनसे कहते हैं पिछड़ा विरोधी है, तब ये पुराने बयानों के पीछे क्यों छुपते हैं? अब राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा ब्रजेश शुक्ला जी भी कह रहे थे, और इन सब की बातों से एक चीज निकल के आया कि पिछड़ा और दलित इनके दिमाग पे हावी हो गया है। अब चाहे नतीजा 2024 वाला रिजल्ट रहा हो, और या उसके बाद फैला नैरेटिव, ये नैरेटिव पीडीए वाला हावी है इकोसिस्टम में पॉलिटिकली, ऐसा मुझे सूची से प्रतीत होता है। जी जी, देखिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब दलित और पिछड़े पर फोकस कर रखा है, और इनका सारा लक्ष्य ये है कि कैसे बसपा इस समय कमज़ोर है, उसका जो 12% बचा है वोट वो हासिल किया जाए। सारा 9%, हाँ बस जी 9%, हाँ 9% है जो, तो वो 9% हासिल किया जाए, यही इनका सबका लक्ष्य है। दूसरा, हमें हम चर्चा, एक बसपा की राजनीति से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा 2027 का चुनाव कांग्रेस से मिलकर बसपा लड़ेगी। ये चर्चा सर्किल में तेज हो गई है। तो क्या सपा कहाँ जाएगी? अब सपा देखिए, ये तो सूची से बता दिया ना। हमारी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें, बहुत स्पष्ट रूप से हम इंडिया गठबंधन के रूप में आज की डेट में एक हैं, ये मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ।
सूची तो मतलब एक दूसरा पत्रकार को बोलने में भी आपको इतराज है? नहीं, नहीं, उनको कंप्लीट अगर कर लेना पत्रकार चाहिए। अफवाहों की आपने बात कहा करेगा था, तो अनंत जुबे जी से कहा था कि बीच में ना कहिए, सर, और नहीं, आप एक मैंने पत्रकार, बीच में नहीं बोला। वो भी दलित मैंने- समाज के हैं, आप मैंने- बोलने नहीं दे रहे अब उनको। सर पत्रकार भी दलित समाज के, अब पत्रकार इसीलिए तो बोला, अपने कम से आप कम ऊपर हो उनको- जाते हैं सर। तो सर आप पत्रकार उनको- को भी आप दलित समाज करेंगे, हम आप राजेश क्या गौतम करें की जब तरफ- आप लोग नहीं करते हो उनकी बात, तो ये तो बेचारे करेंगे। आप तो झंडा लगा आए हो विक्रमादित्य मार्ग पे अपनी पार्टी का, कम से कम इन्हीं को बोलने दो। बोलिए आप गौतम जी। तो हमारा कहने का मतलब है ये चर्चा आम हो ये गई क्यों है। आपका गला पकड़ रहे थे? हमने गला अब वैसे गला नहीं पकड़ा, इन्होंने कुछ ज्यादा प्रेम है दलितों से। है ना? हाँ, बीच में टोकना नहीं चाहिए था। अरे नहीं, बड़े भाई यहाँ ठोकते रहना चाहिए इनको, नहीं, ऐसा ठोकते ना रहना करना। चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा कहना है अगला चुनाव जो बसपा में चर्चा बहुत आम है कि अगला चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर बसपा शुक्रिया जाएगी। आपका। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इनवाइट करता हूँ इस डिबेट में। ब्रजेश जी, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि अब जिसकी जितनी भागीदारी, उसको संगठन और सरकार में उतनी हिस्सेदारी। अगर आज पैटर्न ये है कि पीडीए वाला नैरेटिव बाकी पार्टियों में ए छोड़कर लागू है, पी एंड डी लागू है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में पिछड़े और दलितों का जो पार्टिसिपेशन होगा वो पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा। ये नैरेटिव या तो लोकसभा चुनाव के बाद फैला है, और या फिर ये उसके नतीजा है। नहीं, ये लोकसभा चुनाव के परिणाम ने भी ये बताया है, और मैं बताऊं आपको, आने वाले चुनाव में इसकी परिणति दिखेगी आपको। आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा कि किस ढंग से इस पर एक केंद्र में इसको रख करके सारे टिकट बांटे जाएंगे, इसी को देख करके पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, इसी को देख के जिला अध्यक्ष बनाए गए, इसी को देख करके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, इसी को देख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और सारा कुछ बीजेपी समझती, ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में जो ये उसकी हार हुई यहाँ पर, उसके कारण क्या थे। अब वो सारे उन्हीं लोगों को एकजुट करने में लगी है, उन्हीं लोगों को एक मंच में लाना चाहती है जिनके कारण ये वो 2014 में जीती थी, 2017 जीती, 2019 जीती, 2022 जीती और 2024 हार गई। तो सारी लड़ाई ये है, और विपक्षी भी जानते हैं कि इसको यदि ये टूटा तो सब बिखर जाएगा जी। इसका कुछ प्रतिशत टूट गया तो बीजेपी फिर बाजी मार ले जाएगी। इसलिए सारी लड़ाई एक बिंदु पर हो रही है, और वो लड़ाई गहराती चली जाएगी, और 2027 का जो मैदान है, इसी के इर्द गिर्द चक्रव्यूह इसका रचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आपका बहुत धन्यवाद, और मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में शिरकत की। बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।